नमस्कार। आज हम पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जंतुओं की भांति पादप शरीर की कोशिका अथवा कोशिकाओं से निर्मित होता है। जिस प्रकार जंतु का शरीर भी कोशिका से निर्मित होता है, उस प्रकार पेड़ पौधों का भी शरीर जो है, पादप का जो शरीर है वो कोशिकाओं से निर्मित होता है। कोशिका पौधों के शरीर की रचना एवं कार्यात्मक इकाई है, जिस प्रकार जंतु का भी है। उसकी रचना और उसकी जितने भी फंक्शन हैं, उनकी कार्य करने की जो इकाई है, उसकी कार्यात्मक इकाई होता है। क्योंकि इसमें जीवित रहने की आवश्यकता क्रियाएं जो है, यानी लाइफ प्रोसेस है, जैविक क्रियाएं हैं, जैसे जल या लवण का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, चयापचयन या मेटाबॉलिज्म, उत्सर्जन, ग्रोथ एवं गति आदि होती रहती है। और जीव द्रव्य ही वह पदार्थ है इसमें जिसके द्वारा सभी जैविक क्रियाएं संचालित होती है। इसमें जीव द्रव्य ऐसा पदार्थ होता है जिसमें जितनी इनकी जैविक प्रक्रिया है वो सब संचालित होती रहती है, और प्रत्येक कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं किसी सीमा तक एक दूसरे से समन्वित होती है। अर्थात सभी जो क्रिया है एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को कार्य को संपादित करते रहते हैं। और प्रत्येक जो कोशिका है उसके कार्य को संपादित करने के साथ साथ वे पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से समन्वित होती है लेकिन स्वतंत्र नहीं होते। इन सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्य की अथवा पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजिस्ट को कहा जाता है। ठीक है। इसमें इसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि पादप कार्य की वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पौधों में संपन्न होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं जो भौतिक रासायनिक विधियों फिजिकल केमिकल प्रोसेस द्वारा संपन्न होती है, इसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात पादप कार्य की वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पौधों में संपन्न होने वाली विभिन्न जैविक क्रिया है, जैसे उसमें भी श्वसन क्रिया, पोषण क्रिया, परिवहन, उत्सर्जन आदि जो उनकी जितनी जैविक प्रक्रियाएं होती है वो उसकी भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा ये संपन्न होती है। इसका अध्ययन ही पादप कार्य की कहलाता है। ठीक है। इसमें फिर हम देखते हैं रसाकर्षण ऑफ सैप। तो रसाकर्षण होता है क्या, ध्यान सुनेंगे। पौधों के द्वारा जो जल जड़ों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है वह तने से होकर पत्तियों तक पहुंचता है, और इस जल का अधिकांश जो भाग है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। इस जल का कुछ भाग पौधों की जैविक क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण है आदि में प्रयुक्त होती है। पौधे चूंकि जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हो रहते हैं, आप सब जानते हैं ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़े रहते हैं पौधे। और इसमें क्या है, उनकी ऊंचाई कभी कभी तो 400 फीट से भी अधिक होती है, जैसे सिकोया सेम्पर वाइरेंस जो है वो 400 फीट से भी अधिक है। अतः यह बात निश्चित है कि पौधों में जल को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत चढ़ना पड़ता है ऊपर की ओर। तो मिट्टी से अवशोषित जल को जाइलम की वाहिनियों या एंजियोस्पर्म में तथा वाहिकाओं जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म एवं टेरिडोफाइटा में से गुरुत्वाकर्षण जल के विपरीत तने से ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है। इस क्रिया को ही रसाकर्षण या जल का संवहन कहा जाता है। ठीक। इसमें क्या है, जाइलम में होने वाले इन जल में चूंकि खनिज लवण भी घुले रहते हैं, इसलिए इसे जाइलम सैप या केवल सैप कहा जाता है। इसके बाद पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप, रसाकर्षण के मार्ग देखेंगे। तो रसाकर्षण का जो मार्ग है इसमें ध्यान सुनेंगे। हम जानते हैं कि जड़ों द्वारा अवशोषित
जल जाइलम तक पहुँचता है और वहीं से पौधे के समस्त भागों में पहुँचने के लिए ऊपर चढ़ता है। अतः हमारे पास एक तर्क है कि जल का संवहन भी इसी ऊतक से होना चाहिए। प्रयोग द्वारा इसका तथ्य सत्यापन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। यदि बाल्सम के पौधों का तना काटकर लाल रंग सैफिरिन युक्त जल में रखा जाता है तो हम पाते हैं कि कुछ समय बाद तने की अनुप्रस्थ काट में केवल जाइलम के ऊतक ही रंगीन होते हैं। यदि पौधों के जाइलम के बाहर के समस्त ऊतक काट कर हटा दिया जाए तो भी पौधे सूखता नहीं है, किंतु यदि जाइलम के इस स्तंभ को बीच से ही कहीं से काटकर टुकड़ा उसका निकाल दे तो पत्तियां शीघ्र मुरझाने लगती है। यह प्रयोग वलयकरण प्रयोग कहलाता है। ठीक है, उपरोक्त जो ये प्रयोग है इसी धारणा की पुष्टि करते हैं कि जल जो है जाइलम से होकर प्रवाहित होती है। जैसे चित्र में दिखाया गया है वलयकरण में, ये इसमें क्या है, चारों ओर काट दिए तो ये पत्तियां नहीं मुरझाए, लेकिन इसका जो जाइलम वाला जो भाग है वो जाइलम वाले भाग को जब काटा जाता है, उसको हटा दिया जाता है तो पत्ती मुरझा जाती है, क्योंकि जाइलम के ही द्वारा ही जो भूमिगत जो जल है वो पौधों के ऊपर की ओर चढ़ता है। जाइलम की विशेषताएं, ठीक, ये वाला पट्टा देखते हैं। जाइलम की जो विशेषता होती है तो हम समझ चुके हैं कि पौधों में जल का संवहन जाइलम के माध्यम से होता है। फ्लोएम है खाद्य पदार्थ का संवहन का कार्य करता है। आखिरकार जाइलम में ऐसी क्या विशेषता जिससे वो पानी होकर संवहन होता है, उससे होकर के पानी। तो जाइलम की कोशिकाएं मृत व मोटी भित्ति की होती है। जाइलम की वाहिनियां नलों के पाइप के समान होती है, अवरोध रहित होती है। जल चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत चढ़ता है, इसलिए उसमें स्थित जल तनाव की अवस्था में इसकी भित्ति पर जबरदस्त दबाव डालता है। यदि इसकी भित्ति पतली होती तो वह इस दबाव से टूट जाती। चूंकि जल का जो ऊपर चढ़ना वाष्पोत्सर्जित खिंचाव पर निर्भर करता है, वह जाइलम की जो कोशिकाएं हैं अपरोक्ष रूप से इस क्रिया से संबंधित होती है। इसलिए वे निश्चित रूप से इस कार्य को अवरोध होता है। इसलिए तो फ्लोएम जो है, जीवित पतली भित्ति वाली कोशिकाएं जल के आरोहण का कार्य नहीं करती या नहीं कर सकती, न ही जाइलम फ्लोएम का कार्य यानी खाद्य पदार्थों का संवहन। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाइलम अपनी आंतरिक रचना के दृष्टिकोण से भी जल के आरोहण व संवहन के लिए सर्वथा उपयुक्त ऊतक है। पौधों को खाद्य पदार्थ के संवहन की मात्रा की अपेक्षा जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए पौधों में जाइलम हमेशा अधिक विकसित होता है। जलीय पौधों में चूंकि संवहन की आवश्यकता नहीं होती, उसमें जाइलम अल्प विकसित होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण ऊतक होने के कारण पूर्ण सुरक्षा के लिए प्रकृति ने इसे पौधों के केंद्रीय भाग में रखा है। ठीक है, ये इसको रसाकर्षण का जो विभिन्न वाद है, यानी रसाकर्षण जो क्रिया है उसके बहुत सारे वाद हैं। तो इस क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इसे समझाने के भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग किए। तो इसको दो समूह में रखा गया है। तो एक समूह इसमें देखते हैं जैव शक्तिवाद, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसके अनुसार जीवित कोशिकाओं द्वारा यह कार्य संपादित होता है, ये जैव शक्तिवाद है। और दूसरा है भौतिक शक्तिवाद, फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो इसके अनुसार जो जीवित कोशिकाओं का यहाँ कोई काम नहीं है, संपूर्ण क्रिया भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले जैव शक्तिवाद देखेंगे कि इसमें क्या है। ऊपर इसमें कहा गया है कि इस वाद के अनुसार पौधों की जीवित कोशिकाओं इस क्रिया में प्रभावी योगदान देती है, जैव शक्तिवाद है। चूँकि जीवित कोशिकाएं जैविक क्रियाएं करती है, इसलिए इस बात को जैव शक्तिवाद कहा गया है। इसके अनुसार जल का आरोहण एक जैविक क्रिया। इस बात के सबसे बड़े प्रणेता एक भारतीय जैव भौतिकीविद सर जगदीश चंद्र बोस है, जो 1923 में उन्होंने यह देखा कि यह एक गैल्वेनोमीटर की सुई को
पौधे की तने में घुसाया जाए तो उसमें गति होने लगती है। ऐसा बिना स्पंदन संभव नहीं है। इसके उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में भी हमारे हृदय के समान स्पंदन गति पाया जाता है। इसी कारण पौधों में जल ऊपर चढ़ता है। इनके इस मत को कटु आलोचना स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक, उन्होंने यह देखा कि जड़ की कोशिकाओं को पिक्रिक अम्ल की सहायता से मार भी डाला जाए तो भी जल का ऊपर चढ़ना रुकता नहीं। और तो और चूंकि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है तथा संवहन के कार्य में संलग्न रहती है, इसलिए स्पष्ट है कि पौधों की जीवित कोशिकाएं वास्तविक रूप में आरोहण के कार्य में मददगार होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि बोस द्वारा प्रतिपादित जैव शक्तिवाद को स्वीकार कर दिया गया। ठीक है, जैसे ये बोस द्वारा इसी तरह में गैल्वेनोमीटर को जो भाया गया, तो जैसे जैसे उसका एन जो है वो निडल वाला भाग है ना, और जी वाला गैल्वेनोमीटर है, और इसका जो भी है बैटरी है, पी वाला जो पार्ट है ये गमला है, निडल है, गैल्वेनोमीटर है और ये बैटरी है। तो इसमें विद्युत प्रवाहित है। जैसे ही इसमें पानी ऊपर चढ़ता है तो ये क्या है, गैल्वेनोमीटर का सुई ऊपर चढ़ता है तो वो पानी के कारण ही चढ़ रहा है, ऐसा माना गया है जीवित कार्य, ये बोस के अनुसार। दूसरा वाद है भौतिक शक्तिवाद, फिजिकल फोर्सेस थ्योरी। इसमें क्या है कि इस बात के अनुसार जो जल के आरोहण की क्रिया है जैविक क्रिया ना होकर एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, और इसमें क्या है, जीवित कोशिकाओं का योगदान आवश्यक नहीं है। इसके लिए कुछ वाद सम्मिलित किए गए हैं, जैसे केशिकावाद। इसमें केशिकावाद है, कैपिलरी थ्योरी, अंतःशोषणवाद, एम्बिशन थ्योरी, वायुमंडलीय दाबवाद, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, मूल दाबवाद, रूट प्रेशर थ्योरी, जल का समंजनवाद तथा वाष्पोत्सर्जी खिंचाव है ना, कोहेंशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपैरेशन पोल थ्योरी। ये बहुत सारा इसमें भौतिक शक्तिवाद में थ्योरी है। तो इसमें हम देखेंगे केशिकावाद क्या होता है, केशिकावाद के बारे में, कैपिलरी थ्योरी। तो इस वाद के अनुसार रसाकर्षण की क्रिया जाइलम वाहिकाओं की जो कोई केशिकाओं हैं या कैपिलरीज के पारस्परिक आकर्षण के कारण होती है। अगर हम सामान्य रूप से भी जो किसी कांच की जो कैपिलरी को जल में डुबाते हैं तो वो क्या है, वह इसमें कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है जो पानी है। ठीक, कांच की जो गिलास है या कांच की जो वस्तु है उसको पानी उड़वा करके उसमें उसको क्या करते हैं, डुबाते हैं, तो उसमें पानी को इस तरह तक उसमें समान रूप से चढ़ जाता है। तो इस बात के द्वारा कम ऊंचाई वाले पौधों में तो रसाकर्षण को समझाया जा सकता है, लेकिन ऊंचे वृक्षों में रसाकर्षण की क्रिया को इस बात के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, फिर इसमें तो दूसरा आता है अंतःशोषणवाद। अंतःशोषणवाद यानी एम्बिशन थ्योरी में क्या है, इस बात के अनुसार पौधों में रसाकर्षण की जो क्रिया है उसकी कोशिकाओं के अंतःशोषण के कारण होती है। इस मत को भी अमान्य कर दिया गया, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका कि जल है जाइलम वाहिकाओं की कोशिका गुहाओं सेल कैविटीज से होकर ही रसाकर्षण करता है, दूसरी कोशिकाओं द्वारा नहीं। इसी भौतिक शक्तिवाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वायुमंडलीय दाबवाद और मूल दाबवाद और जल समंजन व वाष्पोत्सर्जी खिंचाववाद। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में इस बात को समझेंगे।